हिंद दोस्तों, पीएसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे टॉपिक में है केंद्रक, जो कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसके पहले वाले जो वीडियो बनाए थे वो सेल ऑर्गेनेल्स पर था। उस पर जो 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स थे उनको सबके बारे में हम डिटेल में चर्चा किए थे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम केंद्रक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो कोशिका टॉपिक है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको हम छोटा छोटा करके पढ़ रहे हैं ताकि हमें बिल्कुल इसमें से एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। ठीक है, ये जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे प्रश्न कोशिका से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे हमने दो तीन वीडियो में इसको कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो हम इस वाले वीडियो में केंद्रक पर चर्चा करेंगे और डीपली चर्चा करेंगे ताकि इसमें से कोई प्रश्न हमारा छूटने ना पाए। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। देखिए, आज का पार्ट ये 4th है, इसमें हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो केंद्रक की सबसे पहले खोज की बात आती है कि केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और याद रखना कि जो कोशिका होती है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और इसकी खोज की थी, केंद्रक की खोज, रॉबर्ट ब्राउन ने। क्योंकि जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो ब्राउन टाइप में होता है। ठीक है, उससे याद रखना कि जो केंद्रक है उसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन किए थे। और कहां पर हुई थी इसकी खोज? आर्किड की जड़ की कोशिका में। जो आर्किड है पौधा, उसकी जड़ की कोशिका में पाए थे। ठीक है, और इसके अध्ययन को कहते हैं कैरियोलॉजी। इसके अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं। उपस्थिति, केंद्रक उपस्थित कहां पर होता है? ये कोशिका में उपस्थित होता है, ये तो सबको पता है, ये जनरली है। और पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, ऑरिलिया में 3 केंद्रक पाए जाते हैं, जबकि हमारी कोशिकाएं हैं उनमें एक एक केंद्रक पाया जाता है। तो हम सब एक केंद्र की हैं, लेकिन जो पैरामीशियम है ये और ऑरिलिया है, ये एक से अधिक केंद्र की, इसको हम बहुकेंद्रकीय कहते हैं। ठीक है, अब अनुपस्थिति की बात करेंगे। ये कहां पर अनुपस्थित होता है? तो कहीं ना कहीं ये अनुपस्थित भी होगा, क्योंकि भले से ये कोशिका का कंट्रोलर कहलाता है, कोशिका का कंट्रोल पैनल कहलाता है, एक हिसाब से कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अनुपस्थित भी होता है, वहां पर केंद्रक का कोई कार्य नहीं होता। वहां पर ना तो कोई सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ना कुछ नहीं, सिर्फ वो एक ही कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो एक आरबीसी है जो कि हमारे ब्लड में ही पाई जाती है। हमारे बॉडी में 3 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार के रुधिर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें से आरबीसी जो होती है, आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, उसमें कोशिका केंद्रक नहीं पाई जाती है। ठीक है, और जो एंजियोस्पर्म की कोशिका होती है, एंजियोस्पर्म की जो सेल होती है, ये प्लांट में है, प्लांट में पाया जाता है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उसे ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, कोशिका का ब्रेन क्यों कहते हैं। क्योंकि जो हमारे बॉडी में जितने भी कोशिका पाई जाती हैं, उनमें सभी कोशिकाओं में एक एक केंद्रक जरूर पाया जाएगा, और जो केंद्रक पाया जाता है वही केंद्रक जो है हमारे कोशिका के जो अंग पाए जाते हैं, कोशिकांग जिसको कहते हैं, जो हम 2-3 चैप्टर में कवर कर लिए हैं, उन सभी अंगों की एक कंट्रोल करता है। उनको यही निर्धारित करता है, यही आदेश देता है कि आपको कौन सा काम करना है। तो केंद्रक है, इसलिए इसको हम कोशिका का ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, और इसको कंट्रोल रूम भी कहते हैं। कोशिका का कंट्रोल रूम केंद्रक को कहते हैं, क्योंकि जो कोशिका केंद्रक होता है, ये कोशिका के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। वो यही निर्धारित करता है, केंद्रक ही निर्धारित करता है कि किस कोशिका को, किस अंग को कौन सा कार्य करना है। आप जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऊर्जा बनाता है, गोल्गी क्या होता है, परिवहन का काम करता है, राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ऐसे जितने कोशिकांग पाए जाते हैं, उन सब का नियंत्रण केंद्रक ही करता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल रूम हो गया। अब हम बात करते हैं कि केंद्रक के भाग कितने होते हैं। मेन पार्ट यही है कि केंद्रक के भाग कितने होते हैं, क्योंकि जब केंद्रक के भाग पढ़ लेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा। देखिए, केंद्रक के 4 भाग होते हैं, मुख्यतः 4 भाग होते हैं। ठीक है, पहला केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक जलिका और केंद्रिका। केंद्रक झिल्ली को हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो केंद्रक आवरण होता है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा होगा, एक कोशिका है, उसके बीच में एक केंद्रक पाया जा रहा है। उस केंद्रक में आप देखिए कि जो केंद्रक झिल्ली है, बाहरी वाली, उसमें 2 लेयर पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली 2 लेयर पाई जाती है, उसको हम दोहरी झिल्ली या दोहरी झिल्ली कहते हैं। ठीक है, और बीच में उसके देखो जो झिल्ली बनी है, उसके साइड में देखेंगे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए
जो केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक झिल्ली हो गया, बाहरी आवरण है, दोहरी परत पाई जाती है और इसके बीच बीच में कहीं कहीं पर छिद्र होता है, उसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, जैसे चित्र में दिखाया जा रहा है। केंद्रक झिल्ली के बाद केंद्रक द्रव्य की पाई जाती है, क्योंकि जो केंद्रक द्रव्य होता है वो केंद्रक को जीवित बनाए रखता है। केंद्रक झिल्ली में, केंद्रक द्रव्य में ही केंद्रक के सारे भाग पाए जाते हैं, सारे अंग पाए जाते हैं। उसमें कौन से पाए जाते हैं? डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम होता है, क्रोमेटिन थ्रेड्स होता है। ये केंद्रक द्रव्य में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद केंद्रक जलिका की बात करेंगे तो केंद्रक जलिका को हम क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रक जलिका को क्रोमेटिन कहते हैं। ये धागे जैसी संरचना होती है जो कि पूरे केंद्रक द्रव्य में फैली होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो एसिटोकार्बिन अभिरंजक पाया जाता है। इसमें 2-3 प्रकार के अभिरंजक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसे क्रोमेटिन नाम दिया गया, क्योंकि क्रोमेटिन, क्रोम मतलब होता है कलर। आपको क्लोरोप्लास्ट जब पढ़ाए थे तो उसमें क्रोमोप्लास्ट भी पढ़ाए थे। क्रोमोप्लास्ट मतलब बताए थे कि जो रंग युक्त होता है, तो जो अभिरंजक उसको रंग प्रदान करता है उसको, इसलिए इसको हम क्रोमेटिन बोल दिए। ठीक है, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसको क्रोमेटिन नाम दिया था। क्लियर है? और उसी में केंद्रक जलिका के अंदर ही जो केंद्रक जलिका होती है, ये विभाजन के समय क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। विभाजन के समय जब कोशिका विभाजन होता है तो क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाता है। गुणसूत्र जो होता है इसको हम डीपली बताएंगे, इसका एक अलग पार्ट बनता है, एक अलग चैप्टर ही बन जाता है, इसलिए हम उसको अलग कवर करेंगे, जिसमें डीएनए आरएनए कवर करेंगे और क्रोमोसोम कवर करेंगे। क्लियर है? अब चलिए बात करते हैं जो कोशिका के मध्य में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के मध्य में भी एक छोटा सा पार्ट पाया जाता है, उसको हम केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है केंद्रिका, इसमें एक या एक से अधिक केंद्रिका पाई जाती है। एक केंद्रक में एक या एक से अधिक केंद्रिका पाई जाती है, और उस केंद्रिका में क्या क्या होता है? आरएनए तथा प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण करता है। वो केंद्रिका आरएनए का निर्माण करती है। आप जानते हैं कि जो राइबोसोम होता है वो कहां पर, वो किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन का निर्माण जब आरएनए करता है तो आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका करती है। क्लियर है? अब देखिए, ये तो हमारा हो गया। ठीक है, और ये भी समझ गए कि हम जो केंद्रक होता है उसको सेल, कोशिका का ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि केंद्रक ही पूरी कोशिका का नियंत्रण करता है, यही निर्धारित करता है कि किस अंग को कौन सा कार्य करना है। ठीक है, वैसे तो सबके एक एक काम निर्धारित है, लेकिन इन सब को नियंत्रण करता है, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता है कि हमें कितनी ऊर्जा बनानी है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की, वो तो ऊर्जा बनाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि हमें कितनी ऊर्जा बनानी है। तो यही निर्धारित करता है, केंद्रक ही निर्धारित करता है कि आपको कितनी ऊर्जा बनानी है। ठीक है, वही केंद्रक निर्धारित करता है कि जो कोशिकाएं हैं उसको कितना, कौन सी पदार्थ परिवहन करके ले जाना है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। और यही निर्धारित करता है कि राइबोसोम जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, केंद्रक ही निर्धारित करता है कि उसको कितना प्रोटीन का निर्माण करना है। क्लियर है? तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर चित्र जो दिखाया जा रहा है आपको, उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि चित्र के माध्यम से आप समझेंगे तो बायोलॉजी बहुत आसान होगी समझने के लिए। तो इसलिए आप लोग चित्र के माध्यम से सारे वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं हम। जो अगला पार्ट है इसका, हम उस वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे कोशिका और प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर बताएंगे। ठीक है, तो एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए दोस्तों, हम तो केंद्रक पढ़ लिए, अब केंद्रक के बाद जो पढ़ते हैं वो है डिफरेंट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। पादप और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है? ये बहुत ही प्रश्नों में पूछा जाता है, बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि पादप तथा जंतुओं में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या क्या अंतर पाया जाता है, तो उसको हम इसमें कवर करेंगे। देखिए, जो कोशिका होती है एनिमल सेल की, ये है एनिमल सेल, ये है प्लांट सेल, और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये वो हिस्सा है जो दोनों में पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाएगा और एनिमल में भी पाया जाएगा। देखिए, जो एनिमल की कोशिका होती है वो कैसी होती है? साइज में, आकार में कैसी होगी? छोटी होगी। वहां पर चित्र में आपको दिखाया जा रहा होगा, एक साइड, ऊपर साइड में है आपका एनिमल सेल और नीचे साइड में है प्लांट सेल। दोनों में देखिए उसके आकार में थोड़ा आपको परिवर्तन दिख रहा होगा कि प्लांट सेल कैसी है और एनिमल सेल कैसी है। ठीक है, और जो एनिमल सेल होती है वो कैसी होती है? वो गोल होती है। ठीक है, देखिए वहां पर आपको गोल दिख रही होगी। और उसके बाद बात करते हैं कि राजधानी, राजधानी कहता है रिक्तिका जिसको कहते हैं, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स इसमें भी पाया जाएगा और
इसमें भी पाया जाएगा, लेकिन पाया तो दोनों में जाएगा। होता क्या है कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ी पाई जाती है, क्योंकि प्लांट को जल की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है और एनिमल सेल को जल की आवश्यकता कम पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए जो प्लांट एनिमल सेल है, एनिमल सेल में राजधानी जो होती है वो छोटी होती है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि सिलिया। आपको ये पता होगा, इसको हम बता चुके हैं, सिलिया और फ्लैजेला बता चुके हैं कि किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर देख लीजिए कि सिलिया होता क्या है। जो सिलिया होता है, आप जानते हैं कि मूवमेंट का काम करता है, और आपको ये भी पता है, कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो आपको ये भी पता है कि जो प्लांट होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते हैं, वो केवल एक ही स्थान पर हिलजुल सकते हैं बस। जबकि एनिमल सेल में क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, और उनके अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य भी होते हैं जहां पर सिलिया और फ्लैजेला का काम होता है। ठीक है, तो एनिमल सेल में सिलिया पाया जाएगा और फ्लैजेला पाया जाएगा। सिलिया जो होता है ये छोटे बालू जैसी संरचना होती है, ये संख्या में बहुत अधिक होते हैं, और फ्लैजेला जो होते हैं ये संख्या में कम होते हैं और बालू जैसी संरचना इनकी भी होती है, लेकिन ये सिलिया से बड़े होते हैं। सिलिया अगर इतनी छोटी रहेगी तो फ्लैजेला इतने बड़े बड़े होंगे। ठीक है, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा नहीं होती है। और उसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। प्लांट में यहाँ पर लिखे नहीं है, यहाँ पर हम बीच में लिख दिए हैं। देखिए, एनिमल सेल में जो लाइसोसोम होता है ये क्या करता है कि इसका काम तो हम बता चुके हैं आपको कि लाइसोसोम का काम क्या होता है। और प्लांट सेल में ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, कुछ पादप को छोड़कर, जैसे हो गए शैवाल, कवक, मॉस। ये पादप क्या है, छोटे छोटे साइज में होते हैं और इनके कोशिकाओं में जो है लाइसोसोम पाया जाता है। क्लियर है। तो देखिए, जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। जो एनिमल सेल की कोशिका विभाजन है वो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। एनिमल सेल का कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम के द्वारा होता है, जबकि प्लांट सेल का कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। आपको चित्र में दिखाया जा रहा होगा कि ऊपर देखिए जो सेंट्रोसोम है वो कैसे विभाजित हो रहा है, और जो एनिमल सेल है, सॉरी प्लांट सेल है, वो उसकी कोशिका की विभाजन कैसे हो रही है। बीच में आपको एक प्लेट जैसी संरचना दिख रही होगी, उसमें देख लीजिए, और वो बीच वाली संरचना क्या है, वो सेल प्लेट है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन प्लांट में कैसे होती है, सेल प्लेट के माध्यम से। एनिमल सेल में कैसे होती है, वो सेंट्रोसोम के माध्यम से। ठीक है, देखिए, अब जो प्लांट सेल है उसमें कोशिका कैसी होती है, चौकोर होती है, साइज में बड़ी भी होती है और चौकोर भी होती है। कोशिका भित्ति प्लांट में पाई जाएगी, जबकि एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी। कोशिका भित्ति क्या होती है, वो कोशिका की सुरक्षा करती है। और प्लांट सेल में लवक पाया जाएगा। लवक को हम बता चुके हैं, लवक में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है, वो पौधों को रंग प्रदान करता है। जो फूल होते हैं उनको रंग प्रदान करेगा, फल है उनको रंग प्रदान करेगा। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये भोजन निर्माण का काम करते हैं, और ये हरे करते हैं, पौधों को हरा रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं जो कोशिका विभाजन होता है, ये तो आपको बता दीजिए सेल प्लेट के माध्यम से होता है। अब इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है, अब अंतर तो देख लिए, ये प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है। लेकिन ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो कि दोनों में पाए जाएंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, दोनों में। ठीक है, देखिए कोशिका झिल्ली जो होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोशिका झिल्ली के बिना जो छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं वो कहाँ रहेंगे, कोशिका झिल्ली में ही तो रहेंगे। तो छोटे छोटे अंग इसमें भी पाए जाते हैं और इसमें भी पाए जाते हैं, तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोशिका झिल्ली के अंदर ही सारे अंग बंद रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा की जरूरत इसको भी पड़ती है, प्लांट सेल को भी और एनिमल को भी। तो दोनों की जब जरूरत पड़ेगी ऊर्जा को, तो ऊर्जा को बनाने के लिए दोनों में चाहिए ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाती है इसलिए। अब उसके बाद बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक। एंडोप्लाज्मिक का काम क्या है कि एंडोप्लाज्मिक जो है ये कोशिका को पिचकने नहीं देता है, कोशिका को मजबूती बनाए रखता है। और इसकी भी कोशिका को अगर पिचकने देगा ये बिल्कुल खराब हो जाएगी। और प्लांट जो एनिमल सेल है, एनिमल की कोशिका को भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अंदर से। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी पाया जाएगा और इसमें भी, दोनों में पाया जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं गाल्जी इकाई की। गाल्जी इकाई क्या होता है, इसका काम देखिए, परिवहन का काम प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो परिवहन का काम कौन करता है, गाल्जी इकाई।
क्लियर है। अब राइबोसोम, आपको ये पता है कि प्रोटीन की जरूरत है, इनको भी पड़ती है और इनको भी पड़ती है। तो प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं केंद्रक। अब केंद्रक, केंद्रक का तो हम बता चुके हैं इसके पहले वाले पेज में। जब जो केंद्रक होता है ये कोशिका का क्या होता है, कंट्रोलर होता है। कोशिका को कंट्रोल कौन करता है, केंद्रक। अगर केंद्रक नहीं होता तो सोचिए कि कोशिकाएं कैसे कैसे हो सकती हैं। उनके अंदर जो अंग पाए जाते हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है, केंद्रक। क्लियर है। तो केंद्रक दोनों में पाए, इसमें भी और इसमें भी। उसके बाद है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आपको बता दिए कि इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा। लेकिन बड़े प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सिर्फ छोटे प्लांट में पाया जाता है। 2-3 प्लांट है इसमें पाया जाता है, शैवाल है, कवक है और मॉस है। ठीक है, इन तीनों पादपों में सेंट्रोसोम पाया जाता है। उसके बाद है जीवद्रव्य। आप जानते हैं कि जीवद्रव्य के बिना न तो ये प्लांट जीवित रहे, ये कोशिका जीवित रहेगी, न तो ये कोशिका जीवित रहेगी। ना तो प्लांट जीवित रहेंगे, ना तो एनिमल जीवित रहेंगे। तो जीव द्रव्य जीवन की मौलिक इकाई है। जीव द्रव्य जीवन का आधार है। ठीक है, तो जीव द्रव्य इसमें भी पाया जाएगा और इसमें भी पाया जाएगा। क्लियर है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों में अंतर बताएंगे। ठीक है। देखिए दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में जो अंतर है यह हम डिस्प्ले पर लिख दिए हैं। इसके पहले वाला जो बताए थे आपको कोशिका और प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर बता दिए। अब ये देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका हम इस साइड लिख दिए और यूकैरियोटिक कोशिका इस साइड लिख दिए हैं, और जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में पाया जाता है, वो हम बीच में लिख दिए हैं। ठीक है। अब देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो साइज में बिल्कुल छोटी होती है, ये बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। उसके बाद है इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को हम आरंभिक कोशिका भी कहते हैं। प्रारंभिक कोशिकाएं हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को कहते हैं। ठीक है। अब जो केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली क्या होती है, देखिए ये आपकी कोशिका हो गई। ठीक है। अब इसमें ये जो केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक का ये वाला भाग, इसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें ये झिल्ली नहीं पाया जाता है। जो केंद्रक के सारे पार्ट होते हैं वो उसी पूरी कोशिका में छितराए रहते हैं। देखिए ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये है यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा। और ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें जो केंद्रक है, केंद्रक तो पाया जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल उसकी जो केंद्रक झिल्ली होती है वो अनुपस्थित होती है। इसलिए केंद्रक के सभी पार्ट क्या होते हैं, वो कोशिका में, पूरी कोशिका में छितराए रहते हैं। जो भी उसमें डीएनए आरएनए होगा वो सब के सब इसी कोशिका, पूरी कोशिका में छितराए रहेंगे। ठीक है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में, सॉरी यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि ये सभी एक झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं, इसलिए इसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्लियर है। और उसके बाद केंद्रक झिल्ली, इसमें ए से मतलब अनुपस्थित है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं। देखिए श्वसन कहाँ कैसे होता है, श्वसन इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि श्वसन इसमें, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन होता है वो जीव द्रव्य कला के द्वारा होता है। जीव द्रव्य कला होता है, ये जीव द्रव्य है, इसी पर कला पाई जाती है। ठीक है, इसी को हम जीव द्रव्य कोश कला कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन जीव द्रव्य कला के द्वारा होता है। क्लियर है। अब उसके बाद बात करते हैं केंद्रिका। तो केंद्रिका, जब उसमें केंद्रक ही नहीं है, केंद्रक के भाग ही नहीं है, न तो केंद्रिका झिल्ली है, तो इसलिए केंद्रिका भी वहां पर अनुपस्थित रहेगी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर देखो यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका होगी वो बड़ी होगी आकार में, इसकी तुलना में ये बड़ी होगी। अब केंद्रक झिल्ली इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर केंद्रक झिल्ली बिना केंद्रक झिल्ली के केंद्रक बन ही नहीं सकता। उसके बाद श्वसन किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल चलती है। उस वैज्ञानिक का नाम है क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने उसके क्रेब्स साइकिल की खोज की थी। ठीक है। उसके बाद है केंद्रिका। केंद्रिका इसमें प्रेजेंट होगा और इसमें एब्सेंट होगा। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका प्रेजेंट और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका एब्सेंट है। अब देखिए, जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति प्लांट सेल और एनिमल सेल में
एनिमल सेल में आप जानते हैं कि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन प्लांट सेल में पाई जाती है, क्योंकि प्लांट और एनिमल सेल दोनों की दोनों यूकेरियोटिक कोशिका है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और प्लांट सेल में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसकी जो यूकेरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। अब जो राइबोसोम होता है, ऊर्जा की जरूरत इसमें भी पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत इसमें भी पड़ती है, मतलब दोनों का निर्माण प्रोटीन से होता है, तो प्रोटीन की जरूरत दोनों को होती है। राइबोसोम इसमें भी पाया जाएगा और इसमें भी पाया जाएगा। अंतर सिर्फ इतना है कि जो छोटी कोशिकाएं होती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, उसमें 70S टाइप की राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में 70S और 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाएंगे। जो 70S राइबोसोम है वो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया में इनके अंदर 70S टाइप के पाए जाएंगे, जबकि पूरी कोशिका में 80S टाइप का पाया जाता है। क्लियर है। अब उसके बाद देखते हैं गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लावक आदि जो कोशिकांग है, कोशिका के अंदर, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर ये सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसके अंदर कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अनुपस्थित होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी का है, ईआर और लावा का, ये सब के सब इसमें अनुपस्थित होंगे। अब देखते हैं बीच में जो दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोनों में पाया जाता है। ठीक है, देखिए पहला है सिलिया। सिलिया आपको हम अभी एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर बता दिए, तो सिलिया किस में पाया जाएगा? एनिमल सेल में। ठीक है, और यूकेरियोटिक कोशिका में सिलिया पाया जाएगा। आप जानते हैं कि इसमें जो प्लांट एनिमल सेल है वो यूकेरियोटिक कोशिका में आती है, सिलिया इसमें भी पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट जो होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की मूवमेंट जो होता है वो सिलिया के माध्यम से ही होता है। और फ्लैजेला भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। डीएनए दोनों में ही अनुवांशिक लक्षण पाए जाएंगे, इसमें भी अनुवांशिक लक्षण होते हैं, इनमें भी अनुवांशिक लक्षण होते हैं। आप जानते हैं कि जो कोशिकाएं इसकी होंगी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी, इनमें भी कोशिका विभाजन होता है, इसलिए तो डीएनए इसमें भी पाया जाएगा और इसमें भी पाया जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद बात करते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यूकेरियोटिक कोशिका में भी पाया जाएगा और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में पाया जाएगा जीव द्रव्य। ठीक है, अब उसके बाद प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यूकेरियोटिक कोशिकाएं भी करती हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं करती हैं। प्रकाश संश्लेषण यूकेरियोटिक कोशिकाएं की जो प्लांट सेल है उसमें होता है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। सूर्य के माध्यम से भोजन के निर्माण करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इसमें भी पाई जाएगी और इसमें भी पाई जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है और कोशिका झिल्ली में ही सारे अंग पाए जाते हैं। इसमें भी कोशिका झिल्ली पाई जाएगी और उसमें जो डीएनए आरएनए होते हैं वो कोशिका झिल्ली के अंदर ही बंद रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है कोशिका भित्ति। ये तो आपको बता दिए हैं कि प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।